हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है अपनी क्लासेज में। तो जो हमारा थोड़ा सा चैप्टर रह गया था ये नोट्स का, वो क्लियर कर लेते हैं। हमने 1861 में इमैनुएल द्वितीय के बारे में जाना कि इसने इटली पर राज किया था। इसे 1861 में इटली का राजा बनाया गया था। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। जो राष्ट्रवादी संघर्ष हुए थे उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतें हैं, उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उसमें फ्रांस और इटली की जो महिलाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन्होंने सक्रिय योगदान किया और इन आंदोलनों का आगे बढ़ाया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू कर दिए। जो महिलाएं थी उन्होंने अपने खुद के समाचार पत्र शुरू किए। जो भी समस्याएं थी वो सब छपवाने लगे ताकि सभी जो नागरिक थे, सभी जो महिलाएं थी वो जागरूक हो सके। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए। उनके अनेक जो स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए, यानी कि जो महिलाएं थी इटली और फ्रांस की, क्योंकि इटली और फ्रांस की महिलाएं थोड़ी जागरूक थी, उन्होंने इस संघर्ष में योगदान किया बढ़ चढ़ के। और जो ये महिलाएं थी उन्होंने समाचार पत्र शुरू कर दिए और अनेक जो स्वतंत्रता के राजनीतिक संगठन थे वो बनाए। प्रदर्शनों में भाग लिया, यानी कि जो रैलियां होती थी, नारे लगाए जाते थे, उनमें भाग लिया। इतना होने पर भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था। यानी कि जो महिलाएं थी इतना सब कुछ करने के बाद भी जो असेंबली थी उसमें मतदान देने का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन ये महिलाएं हार का मानने वाली थी। इनको आगे हम पढ़ेंगे कि इन महिलाओं को चुनाव में खड़े होने और मतदान देने का अधिकार भी मिला। तो हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में जानते हैं। तो इसमें आएगा कुलीन वर्ग, निरंकुशवाद, उदारवाद, जन्म संग्रह, रूढ़िवाद इत्यादि। तो हम पढ़ेंगे कुलीन वर्ग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन सकता है, जो मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर करवाऊंगी। कुलीन वर्ग ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन वर्ग जो था वो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था और सबसे ज़्यादा ज़मीन इन्हीं के पास होती थी, इसलिए इनका एकाधिकार था और ये वोट दे सकते थे, चुनाव में खड़े हो सकते थे। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि एक ऐसी सरकार या एक ऐसी जो शासन व्यवस्था है उस पर किसी भी प्रकार की सत्ता पर कोई भी अंकुश नहीं होता था, यानी कि उन सत्ता पर कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। उनकी जैसी सत्ता थी उस पर कोई भी अंकुश नहीं लगा सकता था, उनका एकाधिकार रहता था, उनकी सरकार रहती थी, उनका शासन चलता था। इसे कहते हैं निरंकुशवाद। अब हम पढ़ेंगे उदारवाद, जन्म संग्रह और रूढ़िवादी। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है वो शब्द लातीनी भाषा, यानी कि जो प्राचीन रोमन साम्राज्य था और रोमन जो धर्म था उसकी राजभाषा थी लातीनी। तो लिबरलिज्म शब्द लातीनी प्राचीन रोमन साम्राज्य और प्राचीन रोमन धर्म की राजभाषा थी। उसके मूल शब्द लिबर पर आधारित है, यानी कि जो उदारवाद है वो लातीनी भाषा लिबरलिज्म के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के समक्ष समानता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। आपका यहाँ से एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि उदारवाद किस भाषा से लिया गया और उसका अर्थ क्या होता है। तो उदारवाद लिबरलिज्म भाषा से लिया गया और ये लातीनी भाषा से लिया गया। इसका पार्ट जो लाइबर, उसका अर्थ होता है स्वतंत्रता
और इसका पूर्ण रूप देखें तो व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। यानी कि जनमत संग्रह जो एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की जो सारी जनजाति होती है, जो पूरी जनता होती है, उसका किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाना। यानी कि जो वहाँ की जनता है उनको जनमत संग्रह द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान देने या ना देने, उसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता था। जैसे हमारे यहाँ पे जनता वोट देती है तो वो अपने जो नेता बनने के लायक व्यक्ति होता है उसी को वोट देती है। ये जनमत संग्रह द्वारा होता है, जनता की इच्छा के द्वारा होता है। तो इसी में भी ऐसा ही है कि जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिससे जनता को पूछा जाता है कि इसे स्वीकार करे या अस्वीकार। अब आता है रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी कि जो रूढ़िवाद है एक ऐसी जो राजनीतिक दर्शन है, जो परंपरा है, जो संस्थान है, पौराणिक परंपराएं और रिवाज है, उन पर बल देता है। यानी कि रूढ़िवाद किन किन पर बल देता है? संस्थानों पर, पौराणिक परंपराओं पर और रिवाजों पर बल देता है। इसकी रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो ये 3 चीज़ें याद रखनी होती है। संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देने वाले को ही रूढ़िवाद कहते हैं। यानी कि एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता हो, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषाएं हैं सभी की, उदारवाद की, जनमत संग्रह की, रूढ़िवाद की। उदारवाद में क्या होता है कि ये संस्थान, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। जनमत संग्रह में क्या होता है? मतदान देने के लिए जनता से स्वीकृति ली जाती है, या तो अस्वीकार कर सकते हैं या फिर स्वीकार। उदारवाद में क्या होता है? उदारवाद किसे कहते हैं? तो लाइबरलिज्म से लिया गया, लातीनी भाषा से एक शब्द है और इसका एक पार्ट है लाइबर, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। यानी कि लिबरलिज्म का पूरा अर्थ होता है व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। तो अगले पार्ट में हम रूढ़िवाद से आगे का पार्ट पढ़ेंगे और कल शायद आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा और इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो मैं करवा दूंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और जैसे ही पैसों की व्यवस्था होगी तो हम एक बोर्ड लेके आएंगे जिस पर पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी केवल मैं नोट्स बना के ही पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है इसलिए। और जैसे ही बोर्ड आएगा आपको अच्छे से नोट्स बनवाए जाएंगे और आप अच्छे से उन नोट्स को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। फिलहाल इनमें से भी आप या तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो, वीडियो को रोक के नोट्स बना सकते हो, या फिर मेरे साथ साथ एक बार आप वीडियो देख सकते हो, फिर दोबारा चला के अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं फिर।